आज की क्लास में हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज। जब संविधान लिखा जा रहा था तो प्रारंभ में संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी कि मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख कर दिया जाए, लेकिन बाद में एक समिति बनी, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति बनी? स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने क्या कहा, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा कि जहां संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है, भाई मूल अधिकारों का उल्लेख है तो वहीं जो है इसका भी प्रावधान होना चाहिए कि मूल कर्तव्य भी है, नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्य भी हो। तो इस समिति की संस्तुति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया इस स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर। और इस संशोधन के आधार पर संविधान में कई उपबंध जोड़े गए। आपको याद होगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में काफी उपबंध जोड़े गए, जैसे 39 का 43 का 48 का। और यहां देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य भी जोड़ दिए गए। हालांकि जो संविधान प्रारंभ से लिखा था उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन इस स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस मूल कर्तव्य को संविधान में उपबंधित कर दिया गया। इन संशोधनों के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 39 का काम पर हुआ, 43 का हुआ और 48 का हुआ, और यहाँ पर मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। इसलिए इस संविधान संशोधन को हम लोग कभी कभी मिनी संविधान भी कह देते हैं, क्योंकि इस संविधान के द्वारा काफी उपबंधों को जोड़ा गया, कुछ परिवर्तित किए गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख कर दिया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा कि भाई जहां संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान है वहीं मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जहां अधिकार है वहां कुछ ना कुछ कर्तव्य भी होंगे। अगर अधिकार ही रह के क्या करेंगे जब आप अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं करेंगे? और दूसरा क्या है, अगर आप कर्तव्य करना ही चाहते हैं, आपके पास पावर नहीं है, तो आप उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कर दिया गया कि भाई मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। अब यहां से अगर हम देखें तो संसार के विश्व के किसी भी संविधान में इस प्रकार मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, केवल अगर पूर्व सोवियत संघ को छोड़ दिया जाए। पूर्व सोवियत संघ अर्थात यूएसए को केवल छोड़ दिया जाए तो किसी भी दुनिया के किसी भी संविधान में, संसार के किसी भी संविधान में मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन इस पूर्व सोवियत संघ के जो संविधान है उल्लिखित है उसमें अपने नागरिकों के लिए इसने क्या किया कि मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया कि हमारे नागरिकों के लिए ये मूल कर्तव्य होंगे। इस प्रकार से हमारे संविधान में जो उपबंधित किया गया मूल कर्तव्यों को हम लोग पूर्व सोवियत संघ अर्थात यूएसए के संविधान से अपने संविधान में लाके उपबंधित किया। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है मूल कर्तव्य। अगर हम अपनी संस्कृति को समझें, अच्छी तरह से जानें, तो हमारे संस्कृति में पहले से ही मूल कर्तव्यों का यह अंग है कि हमारे यहाँ जो कर्तव्य स्वतः लोग करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी संस्कृति का यह अभिन्न अंग है मूल कर्तव्य। अब स्वर्ण सिंह समिति ने संस्तुति दी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। लेकिन यह जो 1976 वाला संविधान संशोधन हुआ यह लागू कब हुआ? तो 3 जनवरी 1977 ईस्वी को यह लागू हुआ। 3 जनवरी 1977 ईस्वी को 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला प्रभावी हो गया। बाद में 1998 ईस्वी में सरकार ने एक कमेटी बनाई जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में।
JS वर्मा के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि अगर इस मूल कर्तव्य को लोकप्रिय बनाना है, क्या करना है, लोकप्रिय बनाना है। अगर मूल कर्तव्य को लोकप्रिय नहीं बनाएंगे तो लोग मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। लोगों के बीच जागरूकता फैलानी है, तो जागरूकता फैलाने के लिए यह काम किया जाए। JS वर्मा ने जो कमेटी थी, जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में जो कमेटी थी, उसने संस्तुति दिया कि इस मूल कर्तव्यों को लोकप्रिय बनाया जाए। और लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जाए, यह 3 जनवरी जो है भाई, 3 जनवरी 1977 ईस्वी को, 3 जनवरी 1977 ईस्वी को 1976 वाला जो संविधान संशोधन अर्थात 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो प्रभावी हुआ। तो JS वर्मा ने क्या कहा कि इस 3 जनवरी को, इस 30 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाए। अब 3 जनवरी जो है मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया, जिससे मूल कर्तव्यों का लोकप्रियता बढ़े। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया गया। यहां से ये पेपर पूछता है कि मूल कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है, 3 जनवरी को। किसकी संस्तुति पे मनाया जाता है, तो JS वर्मा, जस्टिस JS वर्मा के अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी, उसकी रिपोर्टों के आधार पर यह कहा गया कि अगर मूल कर्तव्यों को लोकप्रिय बनाना है तो 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में बनाया जाए। अब स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 ये उपबंध जोड़े गए। क्या जोड़ा गया, तो आपको याद होगा कि संविधान का जो भाग 4 था, किससे संबंधित था, DPSP अर्थात नीति निर्देशक तत्व। और इसमें कितने अनुच्छेद वर्णित थे, तो अनुच्छेद 51 तक था। तो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ, तो इस संविधान के भाग 4 में जो 4 था, ये DPSP, इसमें क्या किया गया, ये का जोड़ दिया गया, अर्थात एक और चैप्टर जोड़ा गया, का उसमें जुड़ गया। DPSP में एक का जोड़ा गया, भाग 4 में क्या है, DPSP, और इस DPSP में भाग 4 का जोड़ दिया गया, का जोड़ा गया। उसके बाद वहां अनुच्छेद कितने थे DPSP में, 51 था। भाग 4 में अनुच्छेद 51 तक था। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का जोड़ दिया गया। इस प्रकार से भाग 4 में एक का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में का जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 में क्या वर्णित था, तो हम मोटी मोटा कह सकते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित इसमें उल्लेख था। अब अनुच्छेद 51 का जब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो इसमें क्या वर्णित किया गया, अनुच्छेद 51 का। आज की क्लास में हम लोग इसी अनुच्छेद 51 के का को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या चीज जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर था। तो इसमें कहा गया कि जो भारत के समस्त नागरिक हैं, देखिए कह रहा समस्त नागरिक, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, जो भारत के नागरिक हैं, ये नहीं कि विदेशी भी आएंगे तो उनको इन मूल कर्तव्यों का पालन करना होगा या मूल कर्तव्यों का वो पालन करें, नहीं, ये कह रहा है अनुच्छेद 51 के काम है कि भारत के जो समस्त नागरिक हैं उन्हें इन मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विदेशियों की बात नहीं कर रहा। तो मूल कर्तव्यों में क्या क्या उल्लिखित है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। पहला कौन सा था, पहला मूल कर्तव्य कौन सा, देखिए समझिए, आप रटने का प्रयास मत करिए, रटने की जरूरत नहीं, आप समझ लीजिए, आपको स्वतः जो है मालूम पड़ेगा कि इसके बाद कौन से मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। सबसे पहला क्या है कि हमारा देश किसके हिसाब से चलता है, तो संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में जो भी उपबंध किया गया है उसी के आधार पर हमारे देश का शासन सत्ता चलती है। और हमारी पहचान क्या है, जैसे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ स्थानीय स्तर पर जो है नामों के आधार पर लोग पहचाने जाते हैं। अगर हम विदेश में चले जाएं, किसी दूसरे देश में चले जाएं, तो हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान यही होगी कि तिरंगा लगा हुआ था अर्थात भारतीय है। अगर उस तिरंगे का अपमान होता तो लोग कहते हैं कि भारतीय का अपमान हो रहा है। तो ये हमारे जो है पहचान है। तो पहला उपबंध तो यही है, संविधान का पालन करें।
ऐसा नहीं कि केवल मन मर्जी अपनी चलाइए कि कोई कुछ नहीं। संविधान में जो भी उपबंध अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जो बाद में धाराएं जोड़ी गई हैं, उनको आप उसी के अनुसार जो है अनुसरण करिए, उसका पालन करिए, अपनी मनमर्जी मत चलाइए। उसके बाद क्या कहता है कि आप संविधान का पालन करिए, साथ में उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। भाई इनका आदर करेंगे तभी तो देश का आदर करेंगे। संविधान का पालन करें, उसके अनुसार जो है अपना क्रियाकलाप करिए, संविधान के विपरीत कुछ मत करिए। अर्थात आप अपनी मन मर्जी मत चलाइए, हमारा ये मर्जी है। हालांकि उसमें संविधान में आपकी मनमर्जी के लिए भी आपको भी स्वतंत्रता दे दी गई है, लेकिन उसके बाद कुछ संविधान में उपबंध ऐसे जोड़े गए हैं कि जो आपकी मनमर्जी को रोकता हो, आपकी स्वतंत्रता को कुछ ना कुछ कम करता हो। तो कह रहा है कि संविधान का पालन करें, साथ में जो उच्च आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका सम्मान करें, इनका आदर करें। उसके बाद दूसरा क्या है कि ये राष्ट्र, हमारे जो भारत का निर्माण, हमारी संभवता प्राप्त होने के पहले हमारी स्थिति क्या थी? तो हमारी स्थिति यही थी कि हम एक गुलामों की तरह जीवन जी रहे थे। अर्थात ब्रिटेन के अधीनस्थ हम लोग गुलाम थे, गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे। और इस गुलामी की जंजीर से छूटने में हमें जो है काफी संघर्ष करना पड़ा। उसके लिए कई आंदोलनों का सहारा लेना पड़ा, कई प्रकार से जो है लोगों ने अपना जीवन बलिदान दिया। उसमें कहता नहीं है कि कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के दौरान हम लोगों ने काफी कड़ा संघर्ष किया। उसके बाद हम लोग जाके ब्रिटिश राज सत्ता से छुटकारा पाए, उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो इस दौरान हम लोगों ने जो आंदोलन किया था उसको प्रेरित करने के लिए, भाई आंदोलन करेंगे तो जाहिर सी बात अगर सफलता नहीं मिलेगी तो मनोबल गिरता है। तो लेकिन उस मनोबल को गिरने से बचाने के लिए, कुछ प्रेरित करने के लिए कुछ उच्च आदर्श भी रहे होंगे, कुछ शब्द भी रहे होंगे, जिससे पुनः लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। जैसे मोटिवेशन क्लास नहीं चलती है, तो उसी प्रकार से क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा उपबंध इसमें क्या कहा, इसमें कहता है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन उसको प्रेरित करने के लिए जो उच्च आदर्श हैं, भाई जो भी शब्द है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए जो उच्च आदर्श हैं, जो उच्च शब्द हैं, उसको दिल में संजोए रखें। कहां संजो के रखें? दिल में संजो के रखें। अर्थात उसको गंभीरता पूर्वक जो है मानने के लिए तैयार है, अपने दिल में संजोए रखिए। संजोए ही मत रखिए, उसको अक्षुण भी रखिए, उसको अक्षुण भी रखिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे उनको दिल में संजोए रखें, उनका पालन करें। ठीक है, हो गया। लेकिन ये स्थिति क्यों आई कि हम लोग गुलाम क्यों हुए? अंग्रेज आए तो कैसे थे? व्यापार करने के उद्देश्य से, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ये भारत आए थे। लेकिन इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया कि भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लगभग 200 वर्षों तक इनकी शासन सत्ता चलती रही और इस सत्ता से हटाने के लिए हमें कठिन संघर्ष का झेलना पड़ा, एक कड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो आखिर स्थिति ऐसी क्यों आई? तो स्थिति इसलिए ऐसी आई कि हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। कोई छोटा सा राजा यहाँ है, कोई छोटा सा राजा यहाँ शासन सत्ता चला रहा है। तो अंग्रेज आते तो उन्होंने क्या किया कि एक राजा के ऊपर आक्रमण किया। दूसरा राजा इसलिए खुश है कि चलिए बगल वाले राजा को, ये इसकी शक्ति को समाप्त कर रहे हैं, हमारी सत्ता फैल जाएगी। लेकिन वो भूल जाते थे कि अगला नंबर हमारा ही है। यहां तक कि आपको याद होगा कि कुछ राज्यों की धाय की भूमिका निभाने का उपाधि मिले होते कि भाई अंग्रेजों के पोषण में धाय की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आखिर में उनका भी हादसा क्या हुआ आपको याद होगा। हम लोग जब इतिहास क्लास पढ़ रहे थे, इतिहास क्लास चल रही थी, उसमें हमने आपको बताया था। तो यहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजों से आने से पहले जो स्थिति थी
तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने यह सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि पुनः वैसी स्थिति बन जाए और कोई भी विदेशी आए और हमारी शासन सत्ता छीन के अपनी शासन सत्ता स्थापित कर दे। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या कहा कि तीसरा बनाया, क्या बनाया? भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता। एकता, प्रभुता और अखंडता, अखंडता की रक्षा करें। प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, रक्षा करें साथ में और क्या करें? इसको अक्षुण्ण रखें और अक्षुण्ण रखें। ये नहीं कि केवल बस रक्षा ही करें, इसको अक्षुण्ण भी रखें। भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस कठिन संघर्ष के दौरान हम लोगों ने एक चीज देखा कि जो संविधान निर्माण करता थे या हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे, वो क्या चाह रहे थे कि आने वाली पीढ़ी जो आए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे पूर्वजों ने क्या सोचा कि हमारी आने वाली पीढ़ी है ऐसी स्थिति ना पैदा करे कि जिससे पुनः कोई विदेशी आए और शासन सत्ता चलाना शुरू कर दे। तो उन्होंने क्या किया? आपको याद होगा कि एक फिल्म है हकीकत, एक फिल्म हकीकत है, उसमें एक गाना है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या कहा कि हम इस वतन अर्थात इस राष्ट्र को आपके हवाले करके जा रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी देखभाल करना। तो इसमें क्या कहता है? राष्ट्र की रक्षा करें। चौथा क्या है? राष्ट्र की रक्षा करें। अब राष्ट्र की रक्षा करें, अगर आवाहन किया जाता है, देश को आपकी जरूरत है, आवाहन किया जाता है तो आप उसे सेवा भी करें। आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। अब देखिए, एकता, प्रभुता, अखंडता की रक्षा करें। क्या कर रहा है? एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। ये रक्षा कैसे होगी? रक्षा इस प्रकार से होगी जिसके लिए पांचवा बनाया गया। अगर इसकी रक्षा करना है तो लोगों को मिलजुल के रहना पड़ेगा, एक दूसरे से भ्रातृत्व की भावना निभाना पड़ेगा। हम लोग भाई भाई हैं, चाहे अगर किसी पड़ोसी को तकलीफ है, किसी बगल वाले को तकलीफ, तो हम उसकी तकलीफ में भागीदार होंगे, जिससे हमारी एकता बनी रहेगी। एकता बनी रहेगी तो हमारे ऊपर किसी के बुरी नजर नहीं पड़ेगी। तो यह क्या कहता है? पांचवा उपबंध किया गया कि प्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान किया जाए? भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास किया जाए। जितने भी लोग हैं उनमें समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास किया जाए। भ्रातृत्व की भावना का विकास किया जाए। भाई भावना का विकास करें। अगर ये भ्रातृत्व की भावना और समरसता का विकास हो जाएगा तो एकता और अखंडता बनी रहेगी। लेकिन इसके विकास में यह भेदभाव नहीं होना चाहिए कि क्षेत्रीय आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये नहीं आप इस जगह के हैं, आप इस जगह के हैं, तो एक दूसरे से लगाव नहीं बनेगा कि आप महाराष्ट्र के हैं, आप बिहार के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। तो ये सब जो क्षेत्रवाद है ये सब नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करिए, ऐसी प्रथाओं का त्याग करिए। कोई भी ऐसी प्रथा हो उसको छोड़ दीजिए। कैसी प्रथा हो? जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई भी प्रथा है तो उसको छोड़िए, खत्म करिए। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य मत करिए कि जिससे स्त्री सम्मान को ठेस पहुंचे। अगला कौन सा है? कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, भाई हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक पहचान है। काफी लोगों ने मिटाने की कोशिश की लेकिन हमारी संस्कृति को मिटा नहीं सके। कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, अर्थात कंपोजिटिव कल्चर, हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपराओं के महत्व को समझे
इसकी परंपरा के जो महत्व है उसको समझें। हमारी सामासिक संस्कृति अर्थात हमारे कंपोजिटिव संस्कृति के परंपरा के महत्व को समझें। समझे ही नहीं, केवल इसका परीक्षण भी करें। इसका परीक्षण भी करें। अगला कौन सा उपबंध किया गया? देखिए, रटने का प्रयास नहीं, बस केवल समझ लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा कि इसके बाद क्या जरूरत हमको है, क्या देश को आवश्यकता है। तो बस इसी के आधार पर आप जो है सभी मूल कर्तव्यों का अध्ययन कर लेंगे। अगला क्या है? अगला यह है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हम लोग प्रकृति पर निर्भर हैं और उस प्रकृति से हमें लाभ भी है, और कुछ ना कुछ ऐसी प्रकृति है कि अगर किसी का नुकसान करती तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये क्या कहते हैं कि हमारी प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण हमारी या प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत कौन आता है? वन, नदी, झील, वन्य जीव। देखिए, इसमें सब आ गया। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील, वन्य जीव, इनकी रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें। और क्या करें? संवर्धन करें। इन लोगों की रक्षा करें और संवर्धन करें। जब प्रकृति की रक्षा करेंगे, प्रकृति को बढ़ाएंगे, तो प्रकृति स्वतः आपको लाभ देगी। तो ये क्या कहता है कि हमारी प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत वन, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करें और संवर्धन करें। और क्या करें? प्राणी मात्र के पास दया भाव रखें। प्राणी मात्र के पास दया का भाव रखें। और क्या है कि आप जो है अपना दृष्टिकोण बदलिए। आप अपना दृष्टिकोण बदलिए। कैसा करिए? 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, मानववाद रखिए, ज्ञानार्जन करिए तथा सुधार की भावना का विकास करिए। हमेशा सीखने का कुछ ना कुछ प्रयास करिए, सुधार की गुंजाइश रखिए। ये नहीं कि हम परिपक्व हो गए, नहीं नहीं, आप हमेशा कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश रखिए। अब अगला कौन सा है? अब हम लोग देखते हैं 9वां। कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। किसकी? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। भाई, अगर आप इस संपत्ति को नुकसान करेंगे तो नुकसान आपका होगा। ये जो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हुआ है, ये आपके तो पैसे से हुआ है, टैक्स दिए हैं, उसी के माध्यम से तो इसका निर्माण हुआ है। अगर इसको नुकसान करते हैं तो आपका नुकसान है, देश का नुकसान है। तो ये क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। और क्या करें? हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें। भाई, ये हमारी प्रकृति पहले से ही है कि हम लोग हिंसा से दूर रहते हैं, हमारी संस्कृति है। अगला क्या कहता है? 10वां, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया था। तो 10वां कौन सा है? व्यक्तिगत, या सामूहिक, सार्वजनिक, कई लोग सामूहिक गतिविधि के, सार्वजनिक अर्थात सामूहिक गतिविधि या व्यक्तिगत गतिविधि, व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में क्या कर रहा है कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
लगातार आप प्रयास करिए बढ़ने का, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा, सीधा सा फंडा है। 10वां क्या है? आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। तो कह रहा है व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का आप सतत प्रयास करिए, जिससे क्या होगा? राष्ट्र निरंतर, जिससे राष्ट्र निरंतर लगातार नई उपलब्धियों को छूते हुए, नई उपलब्धियों को छुए आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। क्या कहता है? चाहे व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास किए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई उपलब्धियों को छुए। तो राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई उपलब्धियों को छुए। अब उपलब्धियों को छू लिया, ये तो हो गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर। कुछ समय के बाद यह महसूस हुआ कि ये 10 ही मूल कर्तव्यों से काम नहीं चल रहा है, एक और मूल कर्तव्य जोड़ा जाए। तो उसके लिए क्या किया गया? अनुच्छेद 51 के काम में टा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। बिल्कुल। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जिस अनुच्छेद 51 का था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, अनुच्छेद 51 का था ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद 51 के काम में एक और उपबंध जोड़ दिया गया, टा। और इसमें प्रतिबंधित उपबंधित क्या किया गया? इस हिसाब से हुआ जैसे हम लोग 1 2 3 4 करके देख रहे हैं। तो अगला कौन सा हो गया? 11वां मूल कर्तव्य कौन सा हो गया? 11वां मूल कर्तव्य। इसमें क्या है? इसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक अर्थात माता पिता, आपको याद होगा ना अनुच्छेद 45 में था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में था, लेकिन इसे जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी में लाके रख दिया गया। मूल अधिकार में लाके रख दिया गया कि आप अगर अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है राज्य देगा। तो यहाँ क्या हो गया? मूल कर्तव्य में क्या व्यवस्था की गई? 11वां बनाया गया 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता अर्थात अभिभावक प्रतिपाल्य इनकी जिम्मेदारी है, इनकी ये कह सकते हैं कि कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे के लिए शिक्षा का अवसर उत्पन्न करिए। क्या करिए? शिक्षा का अवसर उत्पन्न करिए। भाई सरकार तो कर ही रही है कि आपको शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, लेकिन आप अपने बच्चे को जब शिक्षा केंद्र पर नहीं आने देंगे या नहीं भेजेंगे तो शिक्षा उनको कैसे मिलेगी? इसलिए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं जिन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल रही है, आपकी जिम्मेदारी है, माता पिता अर्थात अभिभावक प्रतिपालक की जिम्मेदारी है कि उन्हें शिक्षा का अवसर उत्पन्न कराएं जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि चाहे वो डीपीएसपी हो, जिस तरीके से संविधान में डीपीएसपी का उल्लेख है वो राज्य के विवेक पर निर्भर है कि आप ऐसा करिए, आप अपने नागरिकों को ये उपबंध ये सुविधाएं देने का व्यवस्था करिए, लेकिन उसके लिए विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे हम पहले देख चुके हैं डीपीएसपी में हम विधिक कार्रवाई अर्थात राज्य के ऊपर हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं आपको ये कार्य करना ही है, ये हमारे संविधान में उपबंधित है। तो यहां पर क्या है कि डीपीएसपी में यह व्यवस्था है कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य की जिम्मेदारी है कि आपको ऐसा करना है, ये सुख सुविधाएं देना है अपने नागरिकों को, लेकिन अगर नहीं देता तो हम उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। जबकि मूल अधिकार में क्या था कि हम न्यायालय चले जाते थे। वही चीज यहां भी है, मूल कर्तव्य में भी यही बात है
कि ये विधिक नहीं है कि आपको जोर जबरदस्ती के साथ करवाया जाए, नहीं नहीं ये करना है। ये आपका कर्तव्य है कि आप ऐसा करिए, आप एक अच्छा नागरिक बनिए। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो है विधिक न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं संविधान के 5वें भाग में, जो एक बेहतरीन क्लास के रूप में हम लोग समझेंगे। बस रटने की जरूरत नहीं, केवल समझेंगे और मजेदार तरीके से उसको समझेंगे ताकि उसके हर उपबंध हमको समझ में आ जाए।